अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का अध्ययन चल रहा है, जिसमें पुनः संज्ञा प्रकरण प्रारंभ है। यू स्त्रियाख्यौ नदी। यू अविभक्तिक निर्देश, स्त्रियाख्यौ प्रथमा का द्विवचन, नदी प्रथमा का एक वचन। अविभक्तिक निर्देश का तात्पर्य होता है जिसमें विभक्ति तो आती है किंतु सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णात् छेया डाड्या या जालह से उसका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। ठीक है, पर वो सूत्र तो वेद विषय के लिए है, उसमें तो आप ही छंदसी से छंदसी की निवृत्ति आ रही है, तो ये वेद विषय तो है नहीं। किंतु बोली छंदोवत सूत्राणि भवन्ति। ठीक, शाबाश, है ना, कि जो सूत्र हैं वो भी क्या माने गए हैं, छंदवत ही माने जाते हैं। इसलिए इनको छंदवत मान करके जो छंद के कार्य हैं वे इसमें प्रायः देखे जाते हैं। तो सुपाम सु लुक, सभी सुपों के स्थान पे सु हो जाता है, किसी भी सुप का लुक भी हो सकता है। यहाँ पर सु का क्या हो गया है, लुक हो गया है। लुक आप जानते हैं प्रत्यय का अदर्शन हो जाना। तो यू में अब समास कर लेंगे, ईच ऊच इति यू। ई के स्थान पे अणादेश हो गया और ऊ उसी प्रकार से रह गया, तो बन गया यू। स्त्रियाख्यौ स्त्रियम आचक्षाते इति स्त्रियाख्यौ। स्त्रियम आचक्षाते इति स्त्रियाख्यौ। यहाँ पर उपपद मतिंग से उपपद तत्पुरुष समास हुआ है। स्त्रियम आचक्षाते इति स्त्रियाख्यौ। तो ये कैसे बनेगा शब्द, स्त्री कर्म उपपद में रहेगा और उसके बाद आंग पूर्वक ख्याय प्रकथने धातु, ठीक है ना, उससे क प्रत्यय करके आकार का लोप कर देते हैं और बन जाता है स्त्रियाख्य। और यू क्योंकि दो हैं इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया, ये द्विवचन हो गया, स्त्रियाख्य। अब हम अर्थ करेंगे सूत्र का। ईकारांतम ऊकारांतंच स्त्रियाख्यम शब्द रूपम नदी संज्ञकम भवति। ईकारांतम ऊकारांतम स्त्रियाख्यम, अर्थात ईकारांत ऊकारांत, दीर्घ ईकार दीर्घ ऊकार अंत में है जिन शब्दों के, ऐसे जो स्त्रियाख्यम यानी स्त्री की आख्या को कहने वाले, यानी स्त्रीलिंग में वर्तमान जो भी शब्द हैं उनकी क्या हो जाती है, नदी संज्ञा होती है। स्त्री की आख्या वाले शब्दों की नदी संज्ञा होती है। उदाहरण आप सब जानते हैं, कुमार्यै, गौर्यै, शार्ंगरव्यै। ऊकारांत का है ब्रह्मबंध्वै और यवाग्वै। ठीक है, तो सबसे पहले कुमारी शब्द है, दूसरा है गौरी और तीसरा है शार्ंगरवी। तो ये शब्द ईकारांत कैसे हुए, पहले तो हम इसी को देख लें। ठीक है ना, तो कुमारी शब्द आप जानते हैं कैसे बनता है, नामिक में आप सबने पढ़ा होगा। कुमार धातु से अच प्रत्यय करके पहले कुमार शब्द बना लेते हैं और वयसी प्रथमे सूत्र है। क्या है सूत्र, वयसी प्रथमे सूत्र है चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का स्त्रियाम के अधिकार में, कि प्रथमे वयसी द्योत्ये अकारांतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम ङीप् प्रत्ययो भवति। प्रथमे वयसी द्योत्ये, है ना, प्रथमे वयसी अर्थात प्रथम अवस्था द्योतित हो रही हो, तो जो भी अकारांत शब्द हैं, अकारांत प्रातिपदिक हैं, उनसे क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग में ङीप प्रत्यय होता है। तो कौमार्य अवस्था प्रथम अवस्था होती है, तो स्त्रीलिंग में कुमार शब्द पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में हमने क्या कर दिया, उसी कुमार शब्द से ङीप प्रत्यय कर लिया। तो कुमार आगे ई, यह स्थिति चलक जाएगा, इकार के पहले अकार का लोप होकर के कुमारी। ठीक है, तो ये कुमारी शब्द ईकारांत है
और स्त्रीलिंग में वर्तमान है, स्त्रीलिंग को कह रहा है, स्त्री की आख्या को कह रहा है, इसलिए ये कैसा शब्द हो गया? नदी संज्ञक हो गया। कैसा शब्द हो गया ये? नदी संज्ञक हो गया। नदी संज्ञक होने के कारण से अब आगे की जो सिद्धि होगी उसमें विशेष सूत्र लगेंगे। तो चलिए, कुमारी आगे चतुर्थी का एक वचन है, स्वाद्युत्पत्ति करके ङे ले आइए। चतुर्थी के एक वचन में चतुर्थी संप्रदान से, तो कुमारी की आपने नदी संज्ञा की। नदी संज्ञा करने के पश्चात यहाँ पर सूत्र लग जाता है आण नद्याः। सूत्र लगता है आण नद्याः का क्या अर्थ है? हाँ, गे है सुपी, है ना। ङितः सुपः, केवल ङे को नहीं होता है, ङितः सुपः 8 आगमो भवति, ठीक है ना। आण नद्याः, नद्यंत, तात्पर्य क्या हो गया कि नदी संज्ञक अंग को, नदी संज्ञक अंग से उत्तर जो ङित सुप है उसको 8 आगम होता है। तो स्थिति हो जाएगी कुमारी 8 ङे की ङा की संज्ञा हो जाएगी, कुमारी आ ए टा की भी हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी। उसके पश्चात कुमारी आ ए है, फिर आटश्च, है ना, आटः उत्तरस्य एचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धि, पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धि एकादेशो भवति। 8 से उत्तर अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पे वृद्धि एकादेश हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 है आ और ए अच है, उन दोनों के स्थान पे वृद्धि एकादेश हुआ, तो आ ए को क्या हो जाएगा? आई। कुमारी आई, उसके पश्चात इको ऋचि सेनादेश हो गया और बन जाता है कुमार्यै, ठीक है। इसी प्रकार कुमार्याः, ngसि में भी ngस में भी ये तीनों क्या हैं? ङित सुप हैं, अतः इन तीनों में ही 8 आगम होता है। तो कुमार्यै, कुमार्याः, ये 2 उदाहरण इसके बन गए। अगला ले लीजिए गौरी, है ना। गौरी शब्द, गौर शब्द है पहले, उसको हमने शित गौरादिभ्यश्च, है ना, गौरादिगण पठित जो प्रातिपदिक हैं और जो शित प्रातिपदिक हैं, है ना, ऐसे प्रातिपदिकों से क्या होता है? स्त्रीलिंग में ङीश प्रत्यय हो जाता है। तो गौर शब्द गौरादिगण में पठित है, स्त्रीलिंग में ङीश हो गया, तो इससे गौर ई यस्य तिच से आकार का लोप गौरी। अब ये स्त्रीलिंग को कहने वाला ईकारांत शब्द है, इसकी भी नदी संज्ञा होगी। आगे की सिद्धि उसी प्रकार से गौर्यै, गौर्याः। शार्ङ्गरवी, शार्ङ्गरवाद्ययों ङीन्, शार्ङ्गरवादिभ्यः अयन्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां ङीन् प्रत्ययो भवति। तो ये शार्ङ्गरवादी गण में पठित शब्द है शार्ङ्गरव, ठीक है ना। तो उससे हम यहाँ पर ङीन लाते हैं, जिससे ये शार्ङ्गरवी शब्द बनता है। तो ये स्त्री की आख्या वाला है, ईकारांत है, अतः इसकी नदी संज्ञा होगी। शेष जो सिद्धि है वो आपकी कुमारी की तरह शार्ङ्गरव्यै, शार्ङ्गरव्याः, ठीक है। आगे है ऊकारांत शब्द ब्रह्म बंधु, ब्रह्मा बंधु यस्य स ब्रह्म बंधु, है ना। ब्रह्मा है बंधु जिसका। तो पहले ब्रह्म बंधु पुल्लिंग में रहेगा, किंतु जब हम स्त्रीलिंग में करेंगे तो ऊंग ऊतः सूत्र है। स्त्रीलिंग में सूत्र क्या है? ऊंग ऊतः। उकारांतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम ऊंग प्रत्ययो भवति। उकारांत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम स्त्रीलिंग में कहना होगा तो ऊंग हो जाएगा। तो ब्रह्म बंधु आगे ऊ, अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ब्रह्म बंधु। अब उसके पश्चात चतुर्थी के एक वचन में रूप बनाइए, ब्रह्म बंधु आगे ङे आण्डद्याः से, क्योंकि सूत्र तो ईकारांत ऊकारांत स्त्रीलिंग वाले दोनों शब्दों की नदी संज्ञा करता है। ये ऊकारांत शब्द है, अतः इसकी नदी संज्ञा हो गई और क्या बन गया? ब्रह्म बंधु आगे आ, आण्डद्याः से 8 आगम करेंगे, ब्रह्म बंधु आ ए आटष्ट से वृद्धि, ब्रह्म बंधु ऐ इको सेनादेश, ब्रह्म बंध्वै और ब्रह्म बंध्वाः। ऊंग प्रत्यय है, हाँ, उकारांत प्रातिपदिक से ऊंग प्रत्यय होगा। तो ऊ और ऊ फिर अका सवर्ण दीर्घ से आप इसको क्या कर लेंगे?
दीर्घ एक आदेश कर लेंगे। ठीक है, तो ब्रह्म बंध्वई ब्रह्म बंध्वाः, ऐसे यवाग्वई यवाग्वाः। ठीक है, अगला सूत्र है नेयंगुवंग स्थानावस्त्री। न अव्ययपदम, यंगुवंग स्थानौ प्रथमा का द्विवचन, अस्त्री प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे इयंग च उवंग च इति यंगुवंगौ, इतरेतर द्वंद्व। यंगुवंगोः स्थानम अनयोः इति यंगुवंग स्थानौ। ये बहुव्रीहि समास हो गया। अस्त्री में समास करेंगे न स्त्री अस्त्री, ये नए तत्पुरुष समास हुआ। अनुवृत्ति आ रही सूत्र में पूरे की यू स्त्रियाख्यो नदी की। सूत्र का अर्थ होगा इयंगुवंग स्थानौ ईकारांत ऊकारांतौ शब्दौ स्त्रियाख्यौ नदी संज्ञकौ न भवतः स्त्री शब्दम वर्जयित्वा। क्या अर्थ हुआ बोलिए? यंगुवंग स्थानौ, दीर्घ बोलिए, ईकारांतौ ऊकारांतौ शब्दौ स्त्रियाख्यौ नदी संज्ञकौ न भवतः स्त्री शब्दम वर्जयित्वा। कहते हैं इयंगुवंग स्थानी, इयंगुवंग स्थानम अनयोः समास किया था कि इयंग उवंग होता है जिनके स्थान में ऐसे जो इवर्णांत ईकारांत और ऊकारांत शब्द हैं जो कि स्त्री की आख्या वाले हैं, उनकी नदी संज्ञा नहीं होगी, है ना, स्त्री शब्द को छोड़ करके। तो इयंग उवंग किस सूत्र से होता है? अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोरी अंगुवंगौ। ठीक है ना, तो जिन इवर्ण उवर्ण के स्थान पे, जिस ईकार उकार के स्थान पे इयंग उवंग आदेश होते हों, उनको हम क्या कह देंगे? इयंग उवंग स्थानी। ऐसे जो स्त्री की आख्या वाले ईकारांत उकारांत शब्द हैं, उनकी नदी संज्ञा नहीं होगी। किंतु एक स्त्री शब्द है, उसको भी इयंग उवंग इयंग आदेश होता है क्योंकि ई है वहां पर, किंतु उसकी नदी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, उदाहरण है इसके हे श्री ही हे भ्रूहु। क्या है उदाहरण? हे श्री ही हे भ्रूहु। इनकी सिद्धियों के लिए पहले आपको श्री और भ्रू की सिद्धि समझनी होगी। ठीक है ना, कि श्री और भ्रू कैसे बनते हैं। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। उदाहरण है आपका हे श्री ही और हे भ्रूहु। हे श्री ही संबोधन का रूप है, समझ में आ रहा है आपको? भ्रू मतलब भौवें और श्री माने लक्ष्मी। ठीक है, तो जो श्री शब्द है, ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, आपको ये नहीं देखना है कि वहां पर आजादी मतलब जहां पर यंग वंग होना का मतलब ये नहीं कि आजादी प्रत्यय परे होगा तभी नदी संज्ञा का निषेध करेंगे, क्योंकि यंग वंग कहाँ होता है? अच के परे रहते हैं। तो सूत्र ने कहा है कि जो यंग वंग स्थानीय ईकारांत उकारांत शब्द हैं, पर ये नहीं कहा कि जहाँ यंग वंग होता हो। बस आपको ये देख लेना कि जहाँ ये शब्द यंग वंग स्थानीय हैं तो हमको उनकी नदी संज्ञा नहीं करनी है, संप्रति अच परे हो अथवा न हो। बस समझ में आ गई? तो इस दृष्टि से हे श्री ही संबोधन का रूप है। श्री आगे हम लाते हैं सु। श्री आगे क्या लाएंगे? सु। संबोधन से संबोधन में प्रथमा विभक्ति आ जाती है। अब यहाँ पर श्री की युस्त्याख्य नदी से नदी संज्ञा की प्राप्ति थी, किंतु जो श्री और भ्रू हैं इनको अचिष्णु धातु भ्रुवाम से, क्योंकि श्री ही क्विप प्रत्यय करके बनता है, भ्रू भी क्विप प्रत्यय करके बनता है। ये शब्द जब क्विप प्रत्यय करके बनते हैं तो ये क्या माने जाते हैं? सूत्र कहते हैं ना कि धातु का जो इवर्ण उवर्ण उसको इयंग उवंग आदेश होता है। तो ये जो श्री और भ्रू हैं ये धातु ही है। क्यों धातु है?
क्योंकि जिसमें क्विप प्रत्यय होता है ना वो धातु, एक वाक्य लिख लो, क्विबंताः धातुत्वम न जहति, क्विबंताः धातुत्वम न जहति। क्विबंत जो शब्द हैं वे अपने धातुत्व का परित्याग नहीं करते। जो भी क्विप इत्यादि प्रत्यय होते हैं किससे होते हैं? धातु से ही होता है। किंतु धातु का क्विप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो जाता है। सर्वापहारी लोप समझते हो ना, वा का भी वेर प्रत्यय से लोप हो जाता है। तो जब उसका सारा लोप हो जाता है तो जो क्विबंत शब्द बनता है ना वो प्रातिपदिक तो होता है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा तो होगी कृत्यधित समासाष्ट से, किंतु उसके धातुत्व का परित्याग नहीं होता है, वो धातु भी माना जाता है। क्या माना जाता है? वो धातु भी माना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से श्री और भ्रू क्या माने जाते हैं? धातु भी माने जाते हैं। उस रूप में नहीं कि आप उससे तव्यत इत्यादि प्रत्यय कर लें, बस उतने तक के लिए कि यदि धातु को कोई कार्य कहा गया तो वो हो जाएंगे। तो धातु के इवर्ण उवर्ण को यंग वंग आदेश वहां पर होता है, इसलिए वो यंग वंग स्थानीय है। अतः इनकी नदी संज्ञा नहीं हुई। युष्टैक्ष नदी से नदी संज्ञा की प्राप्ति थी। यदि नदी संज्ञा हो जाती, ठीक है ना, तो क्या होता? एक सूत्र है अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, है ना, कि अम्बार्थ वाले जो शब्द हैं और नदी संज्ञक जो शब्द हैं उनको संबुद्धि के परे रहते ह्रस्व हो जाता है। तो संबुद्धि है सु, और ये श्री और भ्रू की यदि नदी संज्ञा हो जाती, ये भी स्त्री की आख्या वाले हैं, ईकारांत उकारांत हैं, यदि इनकी नदी संज्ञा हो जावे तो अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व से क्या होने लगेगा? ह्रस्व होगा। जैसे हे कुमारी बनाते ना, हे गौरी, तो संबोधन में क्या बनता है? ह्रस्व रूप बनता है, तो इसका भी ह्रस्व रूप बनने लगता। तो इसने कहा कि नहीं, यंग वंग स्थानीय जो शब्द है उनकी नदी संज्ञा नहीं होगी। जब नदी संज्ञा नहीं हुई तो ह्रस्व भी नहीं हुआ, और जब ह्रस्व नहीं हुआ तो एंग ह्रस्वात संबुद्धे से, जो एंग तथा ह्रस्व से उत्तर संबुद्धि के सु का लुक होता है उसका लुक भी नहीं हुआ। जब लुक नहीं हुआ तो हे श्री, आगे सु को ऋतु विसर्ग करके क्या बना लिया हमने? हे श्री ही हे भ्रूहु। बात आगे समझ में? तो यंग वंग स्थानीय जो भी इकारांत उकारांत शब्द हैं, अब इनमें स्त्री शब्द भी है, ठीक है ना, उसको भी यंग आदेश होता है, किंतु उसने कहते कि नहीं, स्त्रीलिंग में स्त्री शब्द की नदी संज्ञा हो जाती है, तो उसको इसने छोड़ दिया। ठीक है, एक सूत्र और करेंगे हम लोग, वामी। वा अव्यय पदम आमी सप्तमी का एक वचन। सूत्र का अर्थ है, आप लोग भी कर सकते हैं, करिए। वही अनुवृत्तियां आ रही हैं, ने यंग वंग स्थान अवस्था इत्यादि की। पहले की तरह अर्थ लीजिए, यंग वंग स्थानौ स्त्रियाख्यौ शब्दौ आमी परतः विकल्पेन नदी संज्ञकौ भवतः, या न भवतः। न भवतः करेंगे तो भी होगा, भवतः कहेंगे तो भी होगा। तो यंग वंग स्थानौ स्त्रियाख्यौ शब्द रूपौ, है ना, ईकारांतो कारांतो शब्दौ। कहते हैं है ना, यंग वंग स्थानीय स्त्री की आख्या वाले जो ईकारांत उकारांत शब्द हैं, जिनके भी आपने पीछे नदी संज्ञा का निषेध किया है, उनकी आम के परे रहते विकल्प से नदी संज्ञा नहीं होती है। विकल्प से नहीं होती है, यानी एक बार हो जाती है। ठीक है, तो रूप बनाएंगे हम लोग, श्रियाम श्रीणाम भ्रुवाम भ्रूणाम। तो क्या अंतर पड़ा? जब नदी संज्ञा नहीं हुई तब तो श्री आगे आम, अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगों से यंगादेश होकर के बन गया श्रीयाम भ्रुवाम। और जब नदी संज्ञा हो गई तो क्या लाभ हुआ? ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट आगम होता है। ह्रस्वांत नद्यंत और आबंत अंग से उत्तर आम को नुट आगम होता है। अब आपने नदी संज्ञा कर ली, जब नदी संज्ञा हो गई तो नुट आगम हुआ, तो श्री नुट आम श्री नाम न कोणत्व होकर के श्री नाम, इसी प्रकार से भ्रूणाम। बात समझ में आ गई? तो ये है आपका सूत्र जो कि नदी संज्ञा करता है। युस्त्री आख्यो नदी, सभी इकारांत उकारांत स्त्री की आख्या वाले शब्दों की नदी संज्ञा होती है। नेयंग वंग स्थानावस्थी से विकल्प, ये जो यंग वंग स्थानीय है उनकी नदी संज्ञा का निषेध होता है, किंतु वामी सूत्र क्या कर देता है? विकल्प से आम के परे रहते नदी संज्ञा करता है। और अगला सूत्र है ङिति ह्रस्वश्च।
इसमें वाक्य निवृत्ति आती है, इसी सूत्र तक जाएगी। ङिति सप्तमी का एक वचन, ह्रस्व प्रथमा का एक वचन, च अव्यय पदम। जैसे आपने पहले अर्थ किया था, ठीक है ना, बस थोड़ा सा इसमें और हम बढ़ाएंगे। करिए अर्थ सूत्र का। ह्रस्व इकारांतम, ह्रस्व उकारांतम च स्त्रियाख्यम शब्द रूपम यंगुवंग स्थानौ स्त्रियाख्यौ ईकारांतोकारांतौ शब्दौ ङिति प्रत्यये परतः विकल्पेन नदी संज्ञकौ भवतः। यहाँ पर क्या हुआ, ङिति तो ऊपर से था, उसमें पूरा नेयंग वंग स्थानावस्त्री का हमने लगा लिया अर्थ, आगे ह्रस्व च कह दिया। तो अब जो दीर्घ ईकारांत उकारांत ऊपर यू से हम ले रहे थे, उसी को ह्रस्व से हमने क्या मान लिया, अब उसको ह्रस्व इकार उकार ले लिया। बात समझ में आ गई। वैसे तो जो यू शब्द बना वो चाहे वहां पर ह्रस्व लेते तो भी द्विवचन में यू ही बनता। फिर आपने कैसे समझा कि ऊपर दीर्घ ईकारांत उकारांत है, वो इसके कारण से समझा कि यहाँ पर अब इसने ह्रस्व कह दिया। ह्रस्व का मतलब क्या हो गया कि यदि ये ह्रस्व इकारांत उकारांत की बात है तो ऊपर वाला सूत्र क्या होगा, निश्चित रूप से दीर्घ इकारांत उकारांत ही होगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का अर्थ हो गया कि ह्रस्व इकारांतम उकारांतम स्त्रियाख्यम शब्द रूपम और यंग वंग स्थानौ दीर्घ इकारांतोकारांतौ स्त्रियाख्यौ शब्दौ ङिति प्रत्यय परतः विकल्पेन नदी संज्ञकौ भवतः। तो ह्रस्व के साथ यंग वंग स्थानी की बात नहीं लगी है ना, ह्रस्व के साथ नहीं लगी। यंग वंग स्थानी वाली बात किसके साथ चल रही है, दीर्घ इकारांत उकारांत के साथ ही रहेगी। तो ह्रस्व के उदाहरण अलग बनेंगे। उदाहरण आपका कृत्यई कृतये, धेन्वई धेनवे, और दीर्घ इकारांत स्त्रियाख्य यंग वंग स्थानी का उदाहरण है श्रियई श्रिये, भ्रुवई भ्रुवे। तो नेयंग वंग स्थानावस्त्री ने नित्य प्रतिषेध कर दिया था। फिर वामी ने क्या किया था, आम के पहरते विकल्प किया था। इसने क्या कर दिया, ङित के परे रहते भी विकल्प कर दिया। तो जब नदी संज्ञा होगी तो आट आगम होगा, ठीक है ना, और जब नहीं होगी तो जब आट आगम होगा तो श्रियई बनेगा, आट अष्ट से वृद्धि होकर के, और जब नहीं होगा तो क्या रह जाएगा, केवल श्रिये यंग आदेश होकर के श्रिये भ्रुवे रह जाएगा। और कृत्यय कृतये में क्या होगा बताओ, कृत्यय कृतये में क्या होगा कि जिस पक्ष में नदी संज्ञा करेंगे उस पक्ष में तो आट आगम होगा। तो कृति आ ए, जैसे आपने बनाया था गौर्यई कुमार्यई शार्ंगरव्यई, वैसे ही कृति आ ए वृद्धि होकर के आई इकोनचित आदेश होकर के कृत्यय बन गया। कृतये में घेरंगिति सूत्र लग जाएगा। जिस पक्ष में ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्दों की जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होती है उस पक्ष में घी संज्ञा हो जाती है। वो हम कल पढ़ाएंगे आप सबको शेषोघ्य सखी सूत्र से। तो जब घी संज्ञा हो जाती तो घेरंगिति सूत्र लग जाता है कि ङिति परतः है ना घ्यंतस्य अंगस्य गुणो भवति। तो कृति की घी संज्ञा होगी तो गुण होगा। तो कृते ए अयादेश होकर के कृतये, इसलिए दो दो रूप बनते हैं, कृत्यई कृतये, है ना। और उकारांत में ले लीजिए तो धेन्वई धेनवे। तो ये जो दो दो रूप बनते हैं वो इसके कारण से बनते हैं। और श्रियई श्रिये भ्रुवई भ्रुवे। तो किसी भी संज्ञा करने का प्रयोजन है, और यदि वो संज्ञा नहीं हो रही है तो वो कार्य भी नहीं होगा। यदि वो विकल्प से हो रही है संज्ञा तो विकल्प से वो कार्य होगा। तो जब नदी संज्ञा होगी तो आण नद्या से आट आगम होगा। जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो घी संज्ञा होगी, घी संज्ञा होगी तो घेरंगिति से गुण होगा। किंतु श्रियई भ्रुवई जो है वो ह्रस्व इकारांत उकारांत नहीं है, अतः इसलिए उनमें घी संज्ञा भी नहीं होगी। किंतु एक बार इसलिए फिर श्रियई बनेगा और एक बार श्रिये बनेगा। तो ये नदी संज्ञा का प्रकरण था। उसके पश्चात आप कल के पाठ में घी संज्ञा का प्रकरण पढ़ेंगे।